सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बुरियल एबिस पैसेज खुल गया था, इसीलिए सभी बुरियल वॉरियर्स उसके अंदर प्रवेश कर रहे थे। शियाओ भी उसके अंदर चला आया था, जहां वो ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और शियाओ ने दयालु बनकर सभी को बुरियल सोयल दी थी। पर तभी डार्क प्रिजन से एक करप्ट हुआ बुरियल एल्डर बाहर निकल आया था, जिसे सोवरेन प्राइम गॉड के नाम से जाना जाता था। शानजान कहता है कि एक सुप्रीम बीइंग सामने आ गया है, इसीलिए अब सब पीछे हट जाओ, इसकी सोल खो चुकी है। सोवरेन प्राइम गॉड की हड्डियां फिर से ठीक होने लगती है और वो कुछ एशियन डोमेन लैंग्वेज में बड़बड़ा रहा होता है। शियाओ उससे लाइफ ऑफ एलिक्सियर से पूछता है आखिर ये क्या कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि मैं भी ठीक से इसकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे फुसफुसा रहा है। अब वो सोवरेन गॉड सीधा शियाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर शियाओ टेलीपोर्ट होकर दूर हट जाता है, लेकिन वो सिर्फ शियाओ को ही निशाना बना रहा था। जैसे ही शियाओ टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह जाता, वो भी उसके सामने आ जाता और उस पर हमला करता, पर शियाओ के पास मौजूद उस वुडन बॉक्स से एक तेज एनर्जी निकलती है जो उसे दूर फेंक देती है। लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि आखिर ये कौन से लेवल का बुरियल वॉरियर है जिसने अपने सिंगल डस्ट वेव से इस सोवरेन गॉड को दूर फेंक दिया। शियाओ भी हैरान था कि आखिर इस वुडन बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है जो इस तरह से इंडेस्ट्रक्टेबल है। इस पर वो लाइफ ऑफ एलिक्सियर कहता है कि तुम मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछो, अगर ये वुडन बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट हो जाता तो ये सैकड़ों सालों पहले ही खत्म हो गया होता। तभी वो सोवरेन गॉड वापस जमीन से बाहर निकल आता है और इस बार वो फुल स्पीड में शियाओ पर हमला करने के लिए बढ़ता है। इसीलिए इस बार शियाओ अपनी इस पावर को एक्टिवेट करने लगता है। उसके साथ शानजान और शेनमिंग भी अपनी पावर से उस सोवरेन गॉड के हमले को रोकने लगते हैं, पर उनकी लो रैंकिंग की वजह से उन्हें चोट पहुंच रही थी। शियाओ की बॉडी पर कट लगने लग गए थे और वो दूर फेंक दिए जाते हैं, पर तभी एक अजीब फोर्स वहां आ जाती है जिससे कई सारे ताबीज उस सोवरेन गॉड को घेर लेते हैं, जिससे उन तीनों की जान बच जाती है। ये बुरियल मास्टर का बुरियल हेवन लॉक डोमेन फॉर्मेशन था जो इतना पावरफुल था कि वो तुरंत उस सोवरेन गॉड को राग में तब्दील कर देता है और अब वहां एक स्मोक फैलती है जिससे उन्हें इल्यूजन नजर आते हैं। यह 10,000 सोल बुरियल डोमेन की वजह से था जो दुश्मनों के मन और सोल पर अटैक करता था, और उन्हें मिस्टीरियस बुरियल किंग भी नजर आते हैं जो ग्राउंड से निकल आए थे और उन्होंने ही उन्हें प्रोटेक्ट किया था। और अब बुरियल किंग वहां से जाने लगता है। शानजांग हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि बुरियल मास्टर जिस जगह पर रहते हैं वो डीपेस्ट पार्ट है, दरअसल वो बुरियल एबिस की सबसे गहराई में दफन है। शेनमिंग अपने डिवाइन हर्ब की मदद से अपने सारे गांव हील कर लेती है, पर उससे पहले ही शियाओ ने अपने सारे गांव ठीक कर लिए थे। वो उसे कहती है कि भाई वांग, तुम्हारे अंदर से जो अभी भयानक पावर निकली थी वो हमारे लॉर्ड के स्नैपिंग फिंगर जैसी लग रही थी। आखिर तुम्हारे पास जो ये बॉक्स है ये किस तरह का बुरियल आर्टिफैक्ट है जो पूरी तरह से इंडिस्ट्रक्टेबल है और जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, और मैं इस पर उकेरे हुए पैटर्न्स के बारे में जानना चाहती हूँ, इसलिए भाई वांग क्या आप मुझे इसे करीब से देखने दे सकते हैं। शियाओ से मना नहीं करता और वुडन बॉक्स उसे दे देता है। शेनमिंग अपनी पावर से उस वुडन बॉक्स की पावर को महसूस करती है। वो कहती है वास्तव में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसकी मदद से एनलाइटमेंट को प्राप्त किया जा सकता है, और उस वुडन बॉक्स को शियाओ को वापस लौटा देती है। शियाओ सोच रहा था कि जरूर इस बॉक्स का बुरियल वॉरियर्स से कोई कनेक्शन है, और वो लाइफ ऑफ एलिक्सियर से पूछता है आखिर तुम इसके बारे में क्या जानते हो। इस पर वो कहता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो बताई नहीं जाती, और अब वुडन बॉक्स ऊपर आता है। शियाओ अब उसे अपने पास बांध लेता है और अब वहां बुरियल एबिस की गहराई में जाने का एक पोर्टल खुल जाता है। शानजांग कहता है कि इसके अंदर जाने के लिए लाइफ एंड डेथ की फाइट करनी होती है और अंदर ग्रेट दाव मौजूद है, इसीलिए ये एक वॉरियर के लिए ट्रू पाथ है, इसमें सभी को जाना चाहिए, और उसके अंदर चला जाता है। शेनमिंग भी कहती है कि भाई वांग, मैं भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती, क्या तुम भी मेरे साथ आओगे। शियाओ सोचता है कि बुरियल एबिस अपने अंदर कई सारे राज छुपाए हुए हैं और बुरियल किंग डेस्टिनी जो इस वुडन बॉक्स के अंदर है उसके सच को भी मुझे जानना है, इसलिए वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसके साथ ही उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब हमें इंपीरियल क्लैन मार्शल आर्ट एरिया में इंपीरियल काउंसिल चेंबर का सीन दिखाया जाता है, जहां वांग कबीले के लोग शियाओ पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि वांग ने दूसरी दुनिया के लोगों से हाथ मिला लिया है, इसलिए वो इतने समय से गायब है। इस पर काओ युशेंग कहता है कि मेरे भाई वांग ने अकेले नेदरवर्ल्ड के 10 किंग्स को लड़ाई में मारा था और दूसरी दुनिया का बहुत सारा खून बहाया है, इसीलिए तुम कैसे सोच सकते हो कि वो एक गद्दार है।
इस पर वांग क्लैन का ग्रेट एल्डर जान वू कहता है कि इस बार वांग बहुत दूर गया है और उसने एम्परर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एरिया का इस्तेमाल किया है, इसीलिए वो बिल्कुल भी मासूम नहीं हो सकता। लॉर्ड जिन ताई कहते हैं कि हम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक कि सच सामने ना आ जाए। इस पर एम्परर कहते हैं कि यह पहले तय है कि वांग गद्दार नहीं है और हम उसे वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर क्या तुम उसे रोकना चाहते हो? इस पर वो वांग फैमिली एल्डर कहता है कि वांग की लापरवाही से डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में गया है और अब उसे रेस्क्यू करने के लिए एम्परर गेट के एलिट्स को भेजा जा रहा है। क्या तुम्हारे लिए दूसरे लोगों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती? इस पर कावी शेंग कहता है कि तुम लोग काफी डरपोक हो, पर मेरे मास्टर खुद हुआंग को वापस लेकर आएंगे और वो मेंग तियानजिंग के पास जाने लगते हैं। पर तभी पीछे से वांग फैमिली का वांग वो कहता है मूर्ख तो तुम हो और वो उस पर हमला करता है। पर तभी मेंग तियानजिंग आ जाते हैं जो उसके हमले को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तियानजिंग एकेडमी के स्टूडेंट पर तुम हमला कैसे कर सकते हो और क्या तुम्हारी वांग फैमिली हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मेंग तियानजिंग काओ शेंग से कहते हैं कि इस समय हम बाकी एल्डर्स को परेशान नहीं कर सकते, इसीलिए इस बार वांग को लेने में खुद जाऊंगा। इस पर एम्परर कहते हैं कि भाई आप पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हैं क्योंकि आप पहले ही एक बड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं, इसीलिए आप नहीं जा सकते। तो मेंग तियानजिंग कहते हैं कि वांग मेरा शिष्य है और मैं उसे वापस लाकर ही रहूंगा भले ही कुछ भी हो जाए, और वो अपना धनुष बाहर निकाल लेते हैं। वांग ये देखकर हैरान होता है क्योंकि वो सुप्रीम वॉर ब्लड से बना हुआ था और अब जैसे मेंग तियानजिंग अपना कदम आगे बढ़ाते हैं उससे इतनी भयानक एनर्जी निकलती है कि आसपास के सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और वो अपनी शक्ति से सभी नेदरवर्ल्ड के लोगों को दूर फेंक देते हैं और अब मेंग तियानजिंग का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है जिसे देखकर सभी हैरान थे। मेंग तियानजिंग अब एक यंग मैन में बदल जाते हैं, उनके सफेद बाल काले हो जाते हैं और उनकी शक्तियां भी काफी बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने खुद को सॉवरेन ब्लड के साथ रिफाइन किया था और अब वो वापस से अपने पीक पर पहुंच गए थे। सभी सैनिक उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। लिटिल बनी कहती है कि सीनियर मेंग तियानजिंग ने अपनी एज वापस रिकवर कर ली और अब ये ग्रेट एल्डर वाकई पहले से काफी ज्यादा यंग और हैंडसम लग रहे हैं और अब ये बिल्कुल एक ट्रू हीरो की तरह लग रहे हैं। और अब मेंग तियानजिंग अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें दूर तक की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वो कहते हैं कि वांग मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं लेट नहीं हुआ हूँ और तुम सभी भी सेफ हो गए। वहीं श्याओ उन दोनों बुरियल वॉरियर्स के साथ जिस खाई में कूदा था उसमें उन पर हमले होने लग गए थे। श्याओ बचाव के लिए उस गोल्डन कोल्ड्रेन से एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। श्याओ उस रास्ते में मौजूद स्क्रिप्चर्स को देखने लगता है। इस पर वो लाइफ ऑफ एलिक्सियर कहता है कि तुम इन स्क्रिप्चर्स के बारे में सोचना भी मत क्योंकि इसे सिर्फ वही छू सकता है जो 10,000 सालों तक बुरियल सोइल में दफन रहा हो, इसीलिए तुम इसे सोख नहीं सकते। और अब वो एक और अलग पोर्टल के सामने पहुंच जाते हैं जिसमें कई सारे रूट से बाहर आ रही थी। ये दरअसल लाइट ऑफ डेथ की तरह थी जिससे बचने के लिए शानजांग अपने डिवाइन हर्ब के इमोर्टल एज व्हील को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो इन मृत्यु की किरणों से बच सकता था। और शेनमिंग ने भी अपनी डिवाइन हर्ब को बाहर निकाल लिया था। शियाओ ये देखकर मनी मन लाइफ ऑफ एलिक्सियर से कहता है कि दूसरी इमोर्टल मेडिसिन तो मोर्चा संभालने के लिए आगे आ गई, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों छिप रहे हो? क्या इससे उन्हें शक नहीं होगा? इस पर वो लाइफ ऑफ एलिक्सियर कहता है कि वो दोनों बेवकूफ हैं क्योंकि हमारे सामने जो खतरा मौजूद है वो लाइट ऑफ डेथ का है जो पल भर में लाइफ इम्प्लीट को छीनकर हमें राख कर सकता है। हालांकि मैं इसे सह सकता हूँ पर इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी होगी। शांगजान कहता है कि हमें इन स्ट्रीम ऑफ लाइट से बचना होगा और अंदर प्रवेश करना होगा और वो आगे बढ़ जाता है। शेनमिंग की डिवाइन हर्ब उन लाइट की धाराओं को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। शानजांग भी अपनी क्वेल वेव से उन्हें काट रहा था। साथ ही शेनमिंग के गले में जो हार था वो कोई मामूली नेकलेस नहीं था बल्कि एक ताबीज था जो उसे प्रोटेक्शन दे रहा था जिससे वो फुल स्पीड में आगे बढ़ रही थी। वो दोनों उस पोर्टल के अंदर जाने से पहले उसके बैरियर को तोड़ना चाहते थे जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे पर उसे तोड़ नहीं पा रहे थे। तभी शियाओ अपनी कोल्ड्रेन लेकर आगे आ जाता है पर वो प्रकाश की धाराएं उस पर भी हमला करती है फिर भी वो नहीं रुकता। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। शियाओ बेहोश था और उसे वो लाइफ ऑफ एलिक्सियर होश में लाता है। शियाओ देखता है कि शांगजान और शेनमिंग दोनों घायल और बेहोश है और लाइफ ऑफ एलिक्सियर अपनी पावर से शियाओ की बॉडी के घाव को ठीक कर रहा था।
ये देखकर शियाओ हैरान था। लाइफ ऑफ एलिक्सियर उसे कहता है कि तुम याद रखना कि तुम पर मेरी एक जान उधार है, तुम्हें बचाने के लिए मैं लगभग सूख गया हूँ। शियाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने शियाओ की जान बचाने के लिए खुद को इतना नुकसान पहुंचाया। वो डिवाइन लिक्विड शियाओ की बॉडी को हील कर रहा था, पर शियाओ जब उस एनर्जी को महसूस करता है तो उसे एहसास होता है कि वो एनर्जी लाइफ ऑफ एलिक्सियर से ना आकर शेनमिंग के डिवाइन हर्ब से आ रही है, जो इस जगह आने की वजह से बेहोश हो गया था। और लाइफ ऑफ एलिक्सियर ने उसका इस्तेमाल करके शियाओ को ठीक किया। शियाओ कहता है कि तुम बहुत अच्छा नाटक करते हो। ये जगह एशियन हॉल की एंट्रेंस थी और वही लोकेशन थी जहां उन्हें बूरियल किंग बनने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। लाइफ ऑफ एलिक्सियर शियाओ से कहता है कि तुम बकवास मत करो, अगर दूसरे मरे तो मरे, आखिर मैं क्यों मरूं? क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूं? मैं अपनी 10,000 साल की कल्टिवेशन को तुम्हारे ऊपर बर्बाद नहीं कर सकता। तभी वो देखता है कि वो मूर्ख जागने वाला है, इसीलिए वो उस मिशन के डिवाइन हर्ब को दूर फेंक देता है, जिससे वो शांग जांग के टकराने से होश में आ जाता है। हालांकि वो घायल था, पर वो काफी खुश होता है कि वो अभी भी जिंदा है और हम बूरियल हॉल के अंदर पहुंच गए हैं। शेन मिंग भी अब होश में आने लगती है। लाइफ ऑफ एलिक्सियर शियाओ से कहता है कि इनके पास डिवाइन ताबीज है, इसीलिए ये तुमसे ज्यादा जिंदा रह सकते हैं और इन्हें मेडिसिन रस की जरूरत नहीं होती, इसीलिए मैंने उस मेडिसिन हर्ब का इस्तेमाल किया। इससे हम दोनों का फायदा होगा और वो दोनों ही खुद को पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं। शियाओ को जिंदा और पूरी तरह सही सलामत देखकर वो दोनों हैरान थे। शेनमिंग कहती है कि भाई वांग, वाकई तुम काफी पावरफुल हो, जो हमसे भी पहले ठीक हो गए। लगता है कि तुम्हारे डिवाइन हर्ब काफी ज्यादा असरदार है, पर उसकी डिवाइन हर्ब काफी कमजोर हो गई थी, इसीलिए वो उसे अपने पास रख लेती है। अब वहाँ पर एक और पोर्टल खुलता है, क्योंकि उसके अंदर ही अगला बूरियल किंग बनने का मौका था, जिससे वो दोनों काफी खुश हो गए और वो उस डिवाइन गेट के सामने आ गए थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।